कैसी भी चुनौती हो, सेनाएं देसी हथियारों के दम पर दुश्मन का माकूल जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। 60 के दशक में जब इंडियन एयरफोर्स में मिग को शामिल किया गया तो पूरी दुनिया में इसके टक्कर के गिने चुने फाइटर प्लेन थे। नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। आज बात रूस यूक्रेन युद्ध की। ये जंग करीब 1000 दिन यानी करीब 2 साल 9 महीने हो चुके हैं। कहां तो ये लड़ाई कब की खत्म हो जानी चाहिए थी, पर खत्म होने की बात तो दूर रही, समय के साथ ये जंग और भी भयानक होती जा रही है। तमाम तरह के नए और घातक हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, जान माल का नुकसान हो रहा है सो अलग। तीसरे विश्व युद्ध से लेकर परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सामरिक मामलों के जानकार मेजर जनरल अश्विनी सिवाच। सर, कहां तो ये जंग खत्म हो जानी चाहिए थी, पर अब लगातार इसका जो दायरा बढ़ रहा है, स्वरूप और भयानक होता जा रहा है। हाँ देखो रजी, इसमें कोई शक नहीं कि 1000 दिन से ज्यादा युद्ध चल चुका है रूस यूक्रेन की लड़ाई में। और ये सच्चाई है कि पहले तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि रूस यूक्रेन पे हमला करेगा, और जब एक बार हमला कराया था तो सबने सोचा था कि रूस सेकेंड मिलिट्री पावर है वर्ल्ड की और यूक्रेन उसके सामने टिक नहीं पाएगा और 10 से 15 दिन के अंदर ये युद्ध समाप्त हो जाएगा, मगर वो ऐसा भी नहीं हुआ। और आज हम उस कतार पे पहुंच गए हैं कि एक फ्रोजन वार की तरह हो गया है ये, कि ये लड़ाई जो है धीरे धीरे रूस जो है यूक्रेन, ईस्टर्न यूक्रेन में बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल पैदा हो गया है कि ऐसा लगता है ये लड़ाई फैल सकती है। उसके 3-4 रीजन है। देखो हुआ क्या है कि सबको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है 20 जनवरी को प्रेसिडेंट का वो एक प्रकार से पोजीशन को लेंगे और उन्होंने बार बार इस चीज को दोहराया है कि जब भी वो प्रेसिडेंट बनेंगे वो 24 घंटे में ये लड़ाई बंद करा देंगे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये लड़ाई अगर बंद होती है, किस तरीके से बंद होगी वो तो समय बताएगा, मगर दोनों चाहते हैं कि अपनी पोजीशन को ज्यादा अच्छा मजबूत करें, जिससे निगोशिएटिंग टेबल पर अगर हम बैठते हैं तो उनका भार ज्यादा हो। लेकिन इस प्रकार से रूस ने 18 से 20% इलाका जीत चुके हैं और वो धीरे धीरे और जीतने की कोशिश हो रही है। लेकिन जनरल सिवाच, यहाँ तो स्थिति ये है कि बाइडेन जो है जाते जाते लग रहा है कि वो और आग में तेल डाल के जा रहा है। जिस तरह से नया मिसाइल दिया उन्होंने, लंबी दूरी के मिसाइल का इस्तेमाल करने के लिए मिसाइल दिया ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर, उसके बाद जो है रूस और ज्यादा चिढ़ गया है। तो ये तो और भयानक होता जा रहा है लड़ाई। और बिल्कुल मैं वही बात बताने चाहता था राजीव कि सच्चाई यह है कि जब रूस ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज किया, इसी वजह से हो क्या रहा है कि अब जो यूक्रेन है, क्योंकि वो धीरे धीरे लूज कर रहा था ईस्टर्न यूक्रेन में, और उसकी वजह ये थी कि उसको परमिशन नहीं मिली हुई थी। जो उसके पास मिसाइलें थी जो कि बेसिकली ATCMs हैं, जो कि डीप इनसाइड रशिया फायर कर सकती हैं, अमेरिका की हैं आर्मी टैक्टिकल मिसाइल, और इसी के प्रकार जो स्टॉर्म शैडो मिसाइल हैं वो भी उनके परमिशन दे दी है। और उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं यूक्रेन जो एक डीप इनसाइड जो रूस के अंदर फायर करे, इससे वहां पर हलबली मचे, प्रेशर आए पुतिन के ऊपर लोगों का, और एक प्रकार से इलाका जो कुर्स्क का जीता है उसके इलाका भी अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया जाए। कहने का मतलब ये है इट इज एस्केलेशन बिफोर डी एस्केलेशन, इट इज एस्केलेशन फॉर डी एस्केलेशन। इसका मतलब दोनों तरफ से लड़ाई बढ़ने के चांसेस नजर आ रहे हैं कि इसको मद्देनजर रखते हुए कि जब डोनाल्ड ट्रंप वहां आएंगे तो हो सकता है ये लड़ाई बंद हो जाए। तो ऐसे में वो अपनी पोजीशन को और मजबूत करना चाहते हैं दोनों तरफ से। लेकिन सर बंद कहां होगा? यहाँ तो तबाही और ज्यादा बढ़ रहा है। यूक्रेन जो है उन मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो लंबी दूरी तक मार करने वाले हैं, अमेरिका और ब्रिटेन ने दिया हुआ है।
अब रूस कह रहा है कि नाटो जो कंट्री है वो तैयार है नतीजा भुगतने के लिए और अपनी नीति भी बदल दिया एटमी। हाँ, ये सच्चाई है। आपने जो बोला, रूस जो है इससे काफी चिढ़ गया है। पहले तो उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को चेंज किया है। उसने ये बोला है कि अगर नॉन न्यूक्लियर स्टेट को न्यूक्लियर स्टेट मदद करती है और वो हमला करती है तो वो हमला माना जाएगा न्यूक्लियर स्टेट का और पलटवार कर सकता है, न्यूक्लियर हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है रूस। तो उसने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन एक प्रकार चेंज की है। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या रूस कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकता है? मुझे नहीं लगता ऐसा कभी होगा, क्योंकि रूस जो है एक बहुत ही बैलेंस स्टेट है। वो समझता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस। तो ये सोचना कि शायद इसके अंदर न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल हो सकते हैं या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है, इसके चांसेस बहुत कम है। मगर चांसेस क्या है कि ये फ्लेयर अप होगी, और ये फ्लेयर अप होगी एस्केलेट टू डी एस्केलेट। इसका मतलब ये एस्केलेशन का पलड़ा भरेगा और अब लड़ाई ज्यादा जोरों से होगी। क्यों? क्योंकि अभी यूक्रेन को जो मिसाइलें परमिशन दे दी है, चाहे ATACM है या आपकी शैडो स्टॉर्म है, उससे क्या होगा, काफी नुकसान होगा रूस के ऊपर। रूस पलटवार करेगा। रूस अपनी जो ईस्ट यूक्रेन में जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा था उसकी तरफ और कोशिश करेगा। तो यह सच्चाई है। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ये लड़ाई एक बहुत ही भयानक रूप ले सकती है और दोनों की तरफ से ये लड़ाई जो मुझे लगता है ज्यादा बढ़ेगी। और इसकी वजह ये बताया कि अपनी पोजीशन को इंप्रूव करना है। मगर ये भी सच्चाई है राजीव कि ये लड़ाई न्यूक्लियर हथियार की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि रूस ऐसी गलती नहीं करेगा और उसको भी मालूम है कि इसकी जो ये न्यूक्लियर वेपन है, दीज आर नॉट ओनली वेपन ऑफ वार, दे आर ओनली डेटरेंस। और इसका अगर वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करता है तो इसका जो रिजल्ट है वो बहुत भयानक होगा, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ रूस करेगा। लेकिन रूस भी जवाबी कार्रवाई के तौर पर जो प्रायोगिक हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल कर रहा है, कर दिया। इनफैक्ट कहे तो कुछ जगहों पर जो नजर आया है, उस मिसाइल का जो चोट जिसको कह सकते हैं तबाही का मंजर को रोकना कम से कम यूक्रेन के बस की बात नहीं है। यूक्रेन का, दुनिया का कोई भी देश अगर बात करे तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी स्पीड जो होती है ध्वनि से 5 गुना तेज होता है, तो कैसे रुके? कोई एयर डिफेंस सिस्टम तो मुझे नहीं लगता कि काम कर पाएगा। तो रूस तो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है कि ठीक है, आप इस्तेमाल कर रहे हैं मिसाइल, हम हाइपरसोनिक में इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं रजीव। जो आपने बताया कि यूक्रेन के ऊपर पलटवार करेगा रूस और न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि ये इसलिए नहीं है कि जो आप बताने की कोशिश कर रहे थे कि पहले ये बताएगा कि पहली बार वर्ल्ड के अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया रूस ने, और वो ब्लास्टिक मिसाइल जिसके न्यूक्लियर वार हेड कैरी कर सकती है, मगर उसने न्यूक्लियर वार हेड की बजाय डेड वेट कैरी किया था। मगर अभी क्लेरिफिकेशन, वो इंटरमीडिएट मिसाइल हैं जो छोड़ी गई हैं। मगर ये सच्चाई है, ये भी एक प्रकार पोस्चरिंग है। रूस जो है यूरोप को डराना चाहता है। रूस एक प्रेशर डाल रहा है कि अगर आप अपनी हद पार करेंगे, अगर आप अपने हथियार देते रहेंगे और मिसाइलें रूस के ऊपर फायर होंगी, तो हो सकता है अगले वाला जो है दायरा वो यूरोप को भी लपेटे में ले सकता है रूस। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी प्रेशर टैक्टिस है। ये कितना करेगा ये टाइम बताएगा। जैसे मैंने बताया, न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करने के चांसेस कम है, मगर यस, जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं और जो इंटरमीडिएट मिसाइल हैं, इनका इस्तेमाल पक्का होगा। और इनका इस्तेमाल क्या यूरोप में भी हो सकता है, ये भी संभावना हो सकती है अगर ये लड़ाई के अंदर दायरा बढ़ता है। जिस प्रकार से यूक्रेन अगर बहुत ज्यादा नुकसान कर देता है रूस का ATACM से और शैडो स्टॉर्म मिसाइलों से, तो फिर ये किसी तरफ जा सकता है। मगर अब जो भी किया है रूस ने, वो एक पोस्चरिंग है, एक वो दिखाना है कि यूरोप को कि आप अपनी हद में रहें। अगर आप क्रॉस करेंगे तो फिर रूस जो है वो पलटवार जो यूरोप पे भी कर सकता है, क्योंकि ये इंटरमीडिएट ब्लास्टिक मिसाइल जो हैं, इनकी जो रेंज है वो 10,000 के से ज्यादा है रजीव। लेकिन यूक्रेन को भी अगर कहेंगे तो अमेरिका के सहयोगी देश लगातार हथियार दे रहे हैं। कनाडा उसे एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, उसको मिसाइल मिल गया है, फिर उसको एयर डिफेंस सिस्टम मिल रहा है, एंटी माइंस भी मिल रहा है, सब कुछ लेके। तो यहाँ तो लग रहा है कि दोनों ओर से कहें, एक तरफ रूस है और दूसरी तरफ बाकी अमेरिका का अगुवाई वाले सारे देश, कोई पीछे झुकने को तैयार नहीं है। इसे जान माल की तबाही हो रही अलग। और यूक्रेन की राजधानी क्यू में तो संसद का सत्र होने वाला था, उसको स्थगित कर दिया गया। फिलहाल कहा गया कि सब लोग घर जाइए।
बिल्कुल ठीक है रतीब, आपको मैंने बताया कि दिस इज अभी जो टाइम है, इट इज एस्केलेशन बिफोर डी एस्केलेशन, इट इज एस्केलेट टू डी एस्केलेट। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं यूक्रेन सोच रहा है कि वो अपनी जो ग्राउंड की पोजीशन है उसको इंप्रूव करे। यूक्रेन जो के ऊपर जो हमला हो रहा है रूस की तरफ से, और रूस ईस्ट यूक्रेन में बढ़ रहा है, उसको रोकने का एक ही तरीका है कि अगर वो अपनी मिसाइलों की परमिशन मिल जाए, वो डीप इनसाइड रूस मार करे, और वो परमिशन अभी दे दी है। तो ये यूक्रेन की तरफ सोच विचार है, मगर उसको ये समझना चाहिए कि रूस जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव होगा, काबिल है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल से भी वार करेगा, और वो अपने पूरे हथियार डाल देगा अंदर, और यूक्रेन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान, जो इसका एनर्जी सेक्टर है उसको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, ऑयल सेक्टर को बर्बाद करेगा, इसका कम्युनिकेशन सेंटर जो है यूक्रेन का जैसा वैसा रह गया उसके ऊपर भी बहुत इंपैक्ट होगा। और अगर रूस का ज्यादा नुकसान होता है और इन मिसाइलों से जो कि एक प्रकार से एटीएसीएम और आपकी जो शैडो स्टॉर्म मिसाइल है, तो फिर जो रूस है वो मुझे लगता है यूरोप को भी दायरे में ले सकता है, ऐसे चांसेस हैं। तो ये सच्चाई है राजीव, ये लड़ाई बढ़ेगी, और ये लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले बहुत ज्यादा तेज होने वाली है। दोनों तरफ अपनी सिचुएशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, इसलिए यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा हथियार दिए जा रहे हैं। आपने सही बताया, यही नहीं कि मिसाइलें जो जाएंगी, उसको थर्ड मिल गया टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, पेट्रोइट एयर डिफेंस सिस्टम मिल गया है, उसके पास ये मिसाइलें थी पहले ही हाईमार्स, और उसके पास हैं M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर भी हैं, उसके बाद ड्रोन भी हैं। तो मुझे लगता है उसको और मदद दी जाएगी, और जो बाइडेन जो है वो समझ रहे हैं कि वो अपने 2 महीने के टेन्योर से पहले जितने हथियार यूक्रेन को दे सकते हैं वो देंगे, और ये लगता है ऐसा हो रहा है। और दूसरे कंट्रीज भी, ज्यादातर यूरोप की नेटो कंट्री हैं, वो यूक्रेन को मदद देने के लिए अमेरिका के साथ खड़े हैं। तो ये सच्चाई राजीव, ये लड़ाई भयानक होने वाली है, और ये ऐसा लगता है इट इज एस्केलेट टू डी एस्केलेट। हो सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो कोई ना कोई इसका समाधान निकल सकता है, मगर उससे पहले दोनों देश चाहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जो ग्राउंड पोजीशन है उसको इंप्रूव करें, जिससे वो जब निगोशिएटिंग टेबल पर बैठेंगे तो उनकी पोजीशन जो है वो बेटर होनी चाहिए। लेकिन क्या आपको कभी लगता है कि यूक्रेन जो है रूस से जंग जीत सकता है? फिलहाल के जो हालात है, रूस का जो दमखम है, अगर बात करें, रूस अगर जितने सारे मिसाइल उसके पास है, सिस्टम जिस तरह का चाहे तो कब का वो तबाह कर सकता है, लेकिन एक दायरा है जिसके दायरे में लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद आप कह सकते हैं कि यूक्रेन भी डटा हुआ है, रूस भी है, जबकि यूक्रेन को अच्छी तरह पता है कि रूस से लड़ाई नहीं जीत सकता है किसी भी सूरत हाल में। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है कि राजीव, यूक्रेन लड़ाई कभी नहीं जीत सकता, मगर ये भी सच्चाई है कि 18 से 20% का जो इलाका है वो यूक्रेन का रूस ने ले लिया है, और क्रीमिया 2014 में ले लिया। और जैसे लड़ाई चल रही थी, अगले 2 महीने में धीरे धीरे रूस ईस्ट यूक्रेन की तरफ बढ़ता जा रहा था। इसका मतलब और इलाका भी चला जाता। जब निगोशिएटिंग टेबल पर अगर वो आता है तो उसकी पोजीशन कमजोर है, और ऐसा लगता है एक जो मॉडल चल रहा है कि वो होने के ज्यादा चांसेस हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो वो हो सकता है हथियारों को देना बंद कर दे, यूक्रेन में लड़ाई को बंद कराने की कोशिश करेंगे। और उनका जो फॉर्मूला ऐसा सुनने में आया है वो 3 प्रोंग का है कि जहां पर भी जो फौज है वो फ्रीज हो, और बफर जोन बनाया जाए, डीमिलिटराइज जोन जो कि बने रूस और यूक्रेन के बीच में। और तीसरा जो है एक रिटर्न अश्योरेंस दिया जाए रूस को कि यूक्रेन अगले 20 साल तक नाटो को ज्वाइन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये शायद हो सकता है, और इसीलिए कि जो जहां है वैसे फ्रीज हो जाए और उसके बाद बफर जोन और डीमिलिटराइज जोन बने, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन की हम अपनी पोजीशन को इंप्रूव करें, ना कि हमारी पोजीशन और खराब होती रहे। अगर रूस के अंदर वो फायर नहीं करेगा, हिंटरलैंड में वो मिसाइलें नहीं मारेगा, तो रूस धीरे धीरे जीतता जा रहा है। ऐसा लगता है यूरोप को और अमेरिका को कि उसका एक ही तरीका है कि अगर अमेरिका के ये हथियार जो कि मिसाइलें हैं या ब्रिटेन के जो शैडो स्टॉर्म है, अगर ये अंदर डीप इनसाइड रूस के फायर करते हैं तो फिर रूस को भी बड़ा प्रेशर पड़ेगा। रूस का प्रेशर पुतिन को पड़ेगा, उसकी पब्लिक से, उसकी जो डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जब उनका नुकसान होगा। तो शायद यही प्लानिंग लगती है बाइडेन की, और मुझे लगता है जो बाइडेन जो अगले 2 महीने जाने से पहले
और हथियार देंगे, यूरोप देगा और नेटो देगा, और ये लड़ाई का एक प्रकार से तीव्र गति बढ़ेगी। तो वो जो बता रहे हैं कि एस्केलेट बिफोर डी एस्केलेट, एस्केलेट टू डी एस्केलेट, ऐसा लगता है ये होने के ज्यादा चांसेस हैं राजीव। तो मतलब आपके हिसाब से जैसा ट्रंप ने कहा है कि हम लड़ाई खत्म कर देंगे और कहा है कि यूक्रेन को और हथियार वगैरह नहीं देंगे, तो जो हालात जो वहां बन रहे हैं तो कह सकते हैं कि लड़ाई से पहले का एक शांति का माहौल बन रहा है, लेकिन दोनों ओर से जो है एक कह सकते हैं कि एक दबाव बनाने के लिए जमीन पर कब्जा करने की बात है, ताकि जब बातचीत के टेबल पर आए तो ज्यादा से ज्यादा बार्गेन कर सके दोनों देश। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला, ऐसे ही है कि अपनी पोजीशन को ठीक करें, एस्केलेट करें कि डी एस्केलेट होगा। इसका मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते उसको एस्केलेट किया जाए, अपनी पोजीशन को एक प्रकार इंप्रूव किया जाए, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, तो लड़ाई बंद होने के चांसेस बहुत हैं। और उसकी सबसे ज्यादा अहमियत इसलिए है कि वो प्रेशर डालेंगे यूक्रेन पे, यूक्रेन को हथियार मदद देना बंद होगा तो ऑटोमेटिकली यूक्रेन जो है वो बातचीत के लिए मानेगा, और जो इलाका अभी रूस ने जीत लिया है हो सकता है वो वापस नहीं मिले उसको, एक प्रकार से डीमिलिटराइज जोन और बफर जोन बनेगा, और कहीं ना कहीं एक अश्योरेंस दी जाएगी रूस को। और सर यह भी बात है कि ट्रंप के पुतिन से भी अच्छे संबंध है, तो वो भी दबाव कहीं काम में आएगा। रूस अमेरिका अगर यूक्रेन को हथियार नहीं देगा तो दोनों बातचीत के टेबल पर आएंगे। बिल्कुल, देखो राजीव, इसके अलावा सोल्यूशन क्या है? क्या यह लड़ाई और चलती रहे अगले 3-4 साल? यह लड़ाई अभी 1000 दिन हो गए हैं, इसके रुकने के नाम नहीं ले रहे। इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं लगता कि एक प्रकार से सीज फायर होना चाहिए और उसके बाद कोई ना कोई निगोशिएटिंग टेबल पे इसका समाधान निकलना चाहिए। देखो, किसी भी लड़ाई का समाधान लड़ाई के फील्ड में नहीं निकलता, उसका निगोशिएटिंग टेबल से निकलता है। और मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार ये बोला है कि मैं इस लड़ाई को 24 घंटे में बंद करा दूंगा, तो वो जो फॉर्मूला की बात हो रही है वो ऐसा ही है। और इसीलिए दोनों तरफ से अब कोशिश होगी कि वो अपने जो ग्राउंड सिचुएशन है उसको इंप्रूव करें, कि कल को जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठते हैं तो उनकी पोजीशन बेटर होनी चाहिए। चलिए सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूस और यूक्रेन युद्ध के सारे पहलुओं को आपने बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया सर। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू राजीव, थैंक यू वेरी मच।